दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी टाटा का प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ किया होगा। अगर आप कार में ट्रैवल करते हैं तो टाटा मोटर्स है। सुबह की चाय पीते हैं तो टाटा टी है। ज्वेलरी पहनते हैं तो टाटा का तनिष्क है। और खाने में नमक डालते हैं तो टाटा सॉल्ट है। दोस्तों, बाकी सारे बिजनेसमैन्स तो देखते हैं कि बिजनेस में कहाँ पर प्रॉफिट होगा, कहाँ पर इन्वेस्ट करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन रतन टाटा जी देखते हैं कि किस बिजनेस की देश को ज़रूरत है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम अपने देश में लेकर आएं जिससे कि देश की इकोनॉमी ग्रो हो। टाटा ग्रुप के पास आज 100 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही हैं। लेकिन इतना बड़ा टाटा ग्रुप 10 साल, 20 साल या 50 साल में नहीं बना। इस पूरे ग्रुप को बनने में लगे 200 साल। जी हाँ, 200 साल। आज मैं बताऊंगा आपको इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप टाटा ग्रुप के बारे में, इनकी पूरी जर्नी के बारे में, और नासिरवान टाटा जी से लेकर रतन टाटा जी तक पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा और टाटा ग्रुप में जो स्ट्रगल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे 100% मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। दोस्तों, बात है 1822 की, जब गुजरात के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है नासिरवानजी टाटा। और कहा जाता है कि पूरे गांव में एक इकलौता यही बच्चा था जो अपने गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहता था। और अपने इसी पैशन की वजह से 20 साल की उम्र में ही नासिरवानजी टाटा अपनी वाइफ और अपने एक बच्चे को लेकर गुजरात से मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई में उन्होंने कॉटन का एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होता था उससे वो अपने बेटे, जिनका नाम जमशेद जी टाटा था, उनकी एजुकेशन में खर्च करते थे। और जमशेद जी टाटा की एजुकेशन कंप्लीट होते ही नासिरवान जी टाटा ने उनको हांगकांग भेजने का फैसला किया ताकि वो बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। उस टाइम पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उस टाइम पे कोई फ़ोन नहीं चलते थे। एक बार इंसान अपने घर से निकल गया तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये महीनों तक पता नहीं चलता था। जमशेद जी टाटा अपनी वाइफ और अपने एक बच्चे को लेकर हांगकांग के लिए रवाना हुए और वहाँ इन्होंने अपना बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल किया, काफ़ी सक्सेसफुल रहे वहाँ जाकर। और हांगकांग के साथ ही इन्होंने चाइना, जापान, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में भी अपना बिजनेस सेटल किया। वहाँ पर भी अपनी इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड किया। और जब ये इंडिया वापस लौटे तो इन्होंने स्टील इंडस्ट्री बनाई इंडिया के अंदर, जिसका हम जानते हैं टाटा स्टील के नाम से, जो कि जमशेदपुर में मौजूद है। और साथ ही साथ इंडिया का पहला 5 स्टार होटल बनाया जो कि मुंबई में है, जिसको हम ताज होटल के नाम से जानते हैं। और ये इंडिया का पहला एक ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, यानी कि बिजली मौजूद थी। और जब 1904 में जमशेद जी टाटा की डेथ हुई तो ये अपनी एक अलग ही लेगेसी छोड़कर गए और ये दुनिया को बताकर गए, दुनिया को सिखाकर गए कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कितना अच्छा सलूक किया जाता है। असल में जमशेद जी टाटा ने इंडिया के अंदर अपनी इम्प्रेस मिल स्टार्ट की थी जो कि नागपुर में थी। और ये मिल कॉटन मिल थी जो कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। और जमशेद जी टाटा ने इस मिल के जितने भी इनके मजदूर थे, एम्प्लॉयज़ थे, उन सबको ही प्रोविडेंट फंड देना स्टार्ट किया था। और ये इंडिया के पहले इंसान थे जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड देना स्टार्ट किया था ताकि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती रहे। और साथ ही साथ एक्सीडेंट कंपनसेशन स्कीम भी स्टार्ट की थी ताकि अगर इनके मजदूरों का कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको भी कंपनी ही कवर करेगी और कंपनी उसमें उनका पूरा सपोर्ट करेगी। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले ये चीज़ जमशेद जी टाटा ने स्टार्ट की थी, प्रोविडेंट फंड और एक्सीडेंट कंपनसेशन स्कीम। गवर्नमेंट ने इसको बाद में जाकर लागू किया था, बाद में मैंडेटरी करा था। और जिस टाइम जमशेद जी टाटा अपने मजदूरों को, एम्प्लॉयज़ को ये फैसिलिटीज़ दे रहे थे, उस टाइम पर मजदूरों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। और उस टाइम पर चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा चलती थी। मजदूर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में काम करते थे। दोस्तों, उस टाइम पर ब्रिटेन में कॉटन जो सप्लाई होती थी वो अमेरिका से होती थी, लेकिन अमेरिका में उन दिनों सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी जिसकी वजह से ब्रिटेन की कॉटन सप्लाई रुक गई थी। अब ब्रिटेन को कॉटन सप्लाई लेना थी तो जमशेद जी टाटा ने ब्रिटेन को कॉटन सप्लाई देना स्टार्ट की और वो भी बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पर ये कॉटन को प्रोवाइड करते थे, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तो ब्रिटेन के पास स्टील की कमी हो रही थी, तो टाटा स्टील से ही ब्रिटेन को स्टील प्रोवाइड किया जाता था। जमशेद जी टाटा स्टील प्रोवाइड करते थे। और ब्रिटेन जब वर्ल्ड वॉर जीत गया था तो ब्रिटेन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि टाटा स्टील की मदद के बिना हम ये वॉर कभी नहीं जीत पाते।
और इसी वजह से ब्रिटेन सरकार ने साकची एक शहर था जिसमें टाटा स्टील थी, तो साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया। और साथ ही काली माटी रेलवे स्टेशन था जिसका नाम बदलकर टाटा नगर रख दिया गया था। और इस पर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन जी ने कहा था, जब लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तब टाटा आज़ादी के बाद की ज़िंदगी के लिए काम कर रहा था ताकि आज़ादी के बाद भी हमारा देश मजबूती से आगे बढ़ सके। और 1914 तक टाटा की 14 कंपनीज हो गई थी जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही थीं। और जमशेद जी टाटा के बाद दौरब जी टाटा ने इसकी कमान संभाली। और दौरब जी टाटा ने भी अपने टाइम पर काफ़ी अच्छे तरीके से इस पूरी इंडस्ट्री को मैनेज किया, टाटा ग्रुप को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला और आगे बढ़ाया। और वो 1938 तक इस पूरी इंडस्ट्री को संभालते रहे। और उनके बाद फिर एंट्री हुई जमशेद जी टाटा के पोते JRD टाटा, जिनका पूरा नाम था जहांगीर रतन जी दादा बॉय टाटा। JRD टाटा अपने आप में ही काफ़ी एम्बिशियस इंसान थे और ये इंडिया के पहले इंसान थे जो लाइसेंस्ड पायलट थे, यानी कि इनके पास एयरप्लेन उड़ाने का लाइसेंस था। और JRD टाटा पेरिस में एयरप्लेन उड़ाया करते थे। और 1932 में इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइंस स्टार्ट की जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस, और इसको आज आप और मैं जानते हैं एयर इंडिया के नाम से, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद नेशनलाइज हो गई, यानी कि गवर्नमेंट के पास चली गई और गवर्नमेंट ही इसको संभालती थी। लेकिन JRD टाटा ही इस एयरलाइंस को लीड कर रहे थे, यानी कि उनकी ही निगरानी में ये काम करती थी। और 69 ईयर्स के बाद 2022 में जब गवर्नमेंट इस कंपनी को संभाल नहीं पा रही थी तो ये कंपनी अब दोबारा टाटा ग्रुप के पास आ गई है, टाटा को अपनी कंपनी दोबारा मिल चुकी है। लेकिन एयर इंडिया जब स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर दुनिया की सबसे टॉप फ्लाइट्स में आया करती थी। और टाटा एयरलाइंस के बाद JRD टाटा ने स्टार्ट किया था टाटा मोटर्स को। और टाटा मोटर्स ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया था जो था एक लोकोमोटिव इंजन। और 1968 में जब टेक्नोलॉजी का ज़माना शुरू होने लगा तो JRD टाटा ने उसको देखते हुए स्टार्ट किया था TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आज इंडियन रेलवे के बाद। और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी भी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद। JRD टाटा 52 ईयर्स तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे थे। और इस बीच टाटा ग्रुप में 92 कंपनीज हो गई थीं, जिसमें इन्होंने टाटा सॉल्ट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनीज को इस्टेब्लिश किया था। और 1965 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था MRTP एक्ट, जिससे किसी कंपनी की मोनोपोली नहीं हो सके। और इस एक्ट से बचने के लिए JRD टाटा ने अपने टाटा सन्स की जो होल्डिंग थी वो सभी टाटा ग्रुप्स की कंपनीज में कम कर दी। लेकिन इस चीज़ का लॉन्ग टर्म में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कंपनी को, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। अब लॉस इस वजह से हुआ क्योंकि टाटा सन्स की जब होल्डिंग बाकी सारी कंपनीज़ पर कम होने लगी, टाटा ग्रुप्स की कंपनीज़ पर कम हो गई, तो और लोग इन कंपनीज़ को संभालने लगे। और जो बाकी लोग जिन कंपनीज़ को संभाल रहे थे उनसे ये कंपनीज़ ठीक से संभल नहीं पा रही थीं। और इस वजह से नैल्को, एम्प्रेस मील जैसी कंपनीज़ बंद होने की कगार पर आ गईं। और इसके बाद फिर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो आपके और हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, जमशेद जी टाटा के पोते और नवल जी टाटा के बेटे, द लेजेंड सर रतन टाटा की। इनको नैल्को जो कंपनी थी जो बिल्कुल ही बंद होने की कगार पर थी और टाटा ग्रुप ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि इसमें कुछ हो भी सकता है, उस कंपनी को रतन टाटा जी को सौंप दिया गया। रतन टाटा जी 1962 से ही फैमिली बिजनेस में एक्टिव थे और इसमें काम कर रहे थे। और इन्होंने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बल पर नैल्को कंपनी को दोबारा खड़ा कर दिया। रतन टाटा जी का जन्म 1937 में हुआ था और इनके माता पिता के डिवोर्स होने की वजह से इन्होंने अपना पूरा बचपन अपनी दादी जी के साथ ही बिताया। और 1955 में ये अमेरिका चले गए अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए, और वहाँ इन्होंने आर्किटेक्ट की डिग्री कंप्लीट की। रतन टाटा जी डिग्री से आर्किटेक्ट थे और अमेरिका में ही सेटल होने का फैसला किया। लेकिन इनकी दादी जी के कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने इनको इंडिया वापस बुलाया और इन्हें वापस आना पड़ा। रतन टाटा जी अपनी बात के बहुत मजबूत आदमी थे और ये जो बोलते थे वही करते थे, और इसी वजह से रतन टाटा जी शादी नहीं कर पाए थे। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि यार, बात का बहुत ज़्यादा मजबूत होना और शादी नहीं करना, ये दोनों तो अलग चीज़ें हैं, इससे इसका क्या मतलब है? तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि रतन टाटा जी जब लॉस एंजलिस में रहते थे तो वहाँ इनको एक लड़की पसंद आई
और उस लड़की से इन्होंने बोल दिया था मैं शादी करूंगा तो तुम ही से करूंगा। लेकिन दादी की जो हेल्थ इश्यूज थे उसकी वजह से इनको इंडिया वापस आना पड़ा और ये उससे कहकर आए थे कि मुझे इंडिया आकर ज्वाइन कर लेना। लेकिन 1962 में जो इंडो चाइना वॉर चल रही थी उसके चलते उस लड़की के पेरेंट्स ने उसको इंडिया आना अलाउ नहीं करा और उस लड़की ने लॉस एंजलिस में ही किसी और से शादी कर ली। अब रतन टाटा जी के पास और भी काफ़ी प्रपोजल आए लेकिन कुछ हिसाब बन नहीं पाया और फिर इन्होंने शादी ही नहीं की। दोस्तों, रतन टाटा जी एक बात कहा करते थे जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और ये चीज़ मुझे मेरे डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। रतन टाटा जी ने कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक दैम राइट। मैं सही फैसला लेने पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं पहले फैसला लेता हूँ उसके बाद उसको सही करता हूँ। रतन टाटा जी को जब 1971 में नैल्को कंपनी सौंपी गई थी तो वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी, तो इन्होंने वहाँ पर मैनेजमेंट को चेंज किया और काफ़ी बिजनेस में इम्प्रूवमेंट किए जिससे वो कंपनी दोबारा उभर कर आई। और इम्प्रेंस मील जो थी टाटा की वो भी काफ़ी लॉस में चल रही थी, तो वो भी रतन टाटा जी को ही सौंपी गई उसके बाद, और रतन टाटा जी उसको भी वापस पटरी पर लेकर आए, वो भी आखिरकार ग्रो करने लगी थी। लेकिन उस टाइम कुछ मार्केट सिनेरियोज और कुछ टाइम ऐसा था कि ये दोनों कंपनीज ही आगे चलकर फिर सरवाइव नहीं कर पाई और ये दोनों कंपनीज ही बंद हो गई थी। लेकिन अब JRD टाटा जी की नज़र में रतन टाटा आ गए थे और JRD टाटा समझ गए थे कि इस लड़के में कुछ ना कुछ तो बात है, कोई तो काबिलियत इसमें ज़रूर है। और फिर रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया टाटा ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसके बाद फिर इनको टाटा सन्स जो कि पूरे टाटा ग्रुप को संभालता है उसका डायरेक्टर बना दिया गया। और JRD टाटा ने रतन टाटा जी से बोल दिया था कि भाई तुम इंडिया ही रहोगे और हमारे साथ ही काम करोगे। और फिर रतन टाटा जी ने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपना एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट किया और फिर 1981 में ये टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने और वहाँ इन्होंने टाटा ग्रुप की सभी कंपनीज को एक किया और इन्होंने टाटा ग्रुप का थिंक टैंक बनाया जो कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और नई रिसर्च पर काम करता है। और फिर JRD टाटा की निगरानी में 1983 में इन्होंने टाटा सॉल्ट को लॉन्च किया और 1986 में एयर इंडिया के चेयरमैन बने और फिर 1991 में इनकी मेहनत और काबिलियत को देखते हुए इनको टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया और अब ये पूरा टाटा ग्रुप संभालने लगे थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा? क्योंकि 1991 में इंडिया काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, इंडिया के ऊपर काफ़ी डेब्ट भी बढ़ गया था और इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर की कंपनीज़ के लिए इंडिया के दरवाजे खोल दिए थे और बाहर की सभी कंपनीज़ इंडिया में अब बिजनेस करने आ रही थीं और इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और उस टाइम बहुत से ऐसे ग्रुप थे जो बहुत ज़्यादा मजबूती से इंडिया में काम कर रहे थे, लेकिन उनका आज नामो निशान भी नहीं है। और इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम इंडियन कंपनीज़ के लिए सर्वाइवल कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन टाटा, महिंद्रा, बिरला जैसे जो बड़े ग्रुप्स थे जिनके लीडर बहुत ज़्यादा विजनरी थे और आगे की सोच रखने वाले थे, तो वही ग्रुप्स आगे बच पाए। और उस टाइम पर टाटा ग्रुप्स की जो कंपनीज़ थीं उसमें से काफ़ी कंपनीज़ अपनी मनमानी कर रही थीं। उन कंपनीज़ के जो चेयरमैन थे वो अपने हिसाब से कंपनी को चला रहे थे और वो सभी अलग अपनी दिशा में जा रही थीं। और इसके साथ साथ ही रतन टाटा के चेयरमैन बनने पर काफ़ी लोगों के पेट दर्द हो रहे थे और काफ़ी कंपनीज़ के चेयरमैन्स को लग रहा था कि हमें टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन बनना चाहिए था। लेकिन रतन टाटा ने इन सारी चीज़ों को संभाला, जो लोग उनके खिलाफ थे उनको सबको कंपनी से निकाल दिया, न्यू टैलेंट्स के लिए जगह बनाई, नए लोगों को हायर किया और टाटा सन्स जो पूरे टाटा ग्रुप को कंट्रोल करती है उसका सभी कंपनीज पर स्टेक बढ़ा दिया, हिस्सेदारी बढ़ाई, ताकि सारी कंपनीज पर टाटा सन्स का दबदबा बना रहे और कोई भी कंपनी इधर उधर नहीं निकले। और ये फैसला काफ़ी असरदार भी रहा, टाटा ग्रुप की सभी कंपनीज आपस में एक साथ आने लगीं। और अब क्योंकि इंडियन कंपनीज के लिए भी इंटरनेशनल बिजनेस के सारे दरवाजे इंडियन गवर्नमेंट ने खोल दिए थे, तो रतन टाटा जी ने फोकस किया बाहर की मार्केट पर और बाहर देशों की कंपनियों को खरीदना स्टार्ट किया। और इन्होंने ईयर 2000 में ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम टेटली टी था, इसको एक्वायर किया। और जब रतन टाटा जी ने टेटली को एक्वायर कर लिया तो पूरे इंडिया में एक तरीके से शोर मच गया कि भाई इंडियन कंपनी ने ब्रिटेन कंपनी को कैसे खरीद लिया, क्योंकि 60 से 55 साल पहले ही वही ब्रिटेन इंडिया पर राज कर रहे थे और आज इंडियन कंपनी ने ब्रिटेन कंपनी को खरीद लिया, वो भी टाटा टी ने एक्वायर किया था टेटली को। और टाटा टी उस टाइम काफ़ी छोटी कंपनी थी और टेटली बड़ी कंपनी थी,
तो एक छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी को खरीद लिया था और इस चीज़ से बाकी सारे बिजनेसमैन्स को भी मोटिवेशन मिला और वो बाहर की कंपनीज पर फोकस करने लगे, बाहर की मार्केट में काम करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाने लगे। और इसी काम के बाद रतन टाटा जी को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया और रतन टाटा जी ने 2004 में TCS को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया था और उसके बाद TCS आज देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और 2006 में DTH सर्विसेज स्टार्ट की टाटा स्काई के नाम से। और इससे पहले 1999 में जब टाटा मोटर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो रतन टाटा जी अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम फोर्ड है उसके पास गए थे ताकि फोर्ड कंपनी टाटा मोटर्स को खरीद सके। लेकिन फोर्ड कंपनी के जो मालिक थे जिनका नाम बिल फोर्ड था, उन्होंने रतन टाटा जी का काफ़ी मजाक उड़ाया था और बिल फोर्ड ने कहा कि अगर आपको पैसेंजर व्हीकल्स में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई समझ नहीं है, तो आप इस इंडस्ट्री में एंट्री क्यों कर रहे थे और टाटा मोटर्स को ख़रीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात सुनकर रतन टाटा जी वापस आ गए थे और टाटा मोटर्स को बेचने का जो उनका फैसला था उसको बदल दिया। टाटा मोटर्स को बेचने की जगह उन्होंने टाटा मोटर्स को सुधारने का फैसला किया और फिर 2008 में ही टाटा मोटर्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई। लेकिन जो अमेरिका की फोर्ड कंपनी थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई थी, यानी कि फोर्ड कंपनी बिल्कुल बंद होने की कगार पर थी। और उसी टाइम टाटा मोटर्स ने फोर्ड पर बिड लगाई और रतन टाटा जी ने फोर्ड कंपनी के जैगवार और लैंड रोवर दोनों ब्रांड्स को खरीद लिया। और उस टाइम पर बिल फोर्ड ने कहा था रतन टाटा जी से कि आप हमारी कंपनी को खरीद कर हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। और इस तरीके से दोस्तों रतन टाटा जी ने अपने अपमान का बदला लिया था और अपने इस काम के बाद दोस्तों रतन टाटा जी को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। और आज के टाइम पर जब देश को सेमीकंडक्टर्स यानी कि जो चिप्स होती हैं उनकी ज़रूरत थी, उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था और देश को काफ़ी नीड पड़ रही थी, काफ़ी ज़्यादा चिप्स बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ रही थी, तो कोई बिजनेसमैन देश की मदद के लिए सामने नहीं आया क्योंकि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर देश की मदद के लिए सामने आए द लेजेंड रतन टाटा जी और उन्होंने गुजरात में इसका प्लांट लगाने का फैसला किया। ताइवान की एक बड़ी कंपनी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 91,000 करोड़, जी हाँ 91,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करने का फैसला किया था। और दोस्तों आज टाटा ग्रुप की सिर्फ एक कंपनी जिसका नाम TCS है, TCS पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को टक्कर देती है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सारी कंपनीज़ को मिलाकर एक अकेली TCS ही टक्कर देने के लिए काफ़ी है। तो अब आप सोच सकते हैं कि टाटा ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है, लेकिन उसके बाद भी रतन टाटा जी कभी भी वर्ल्ड रिचेस्ट या कंट्री के रिचेस्ट पर्सन्स में भी नहीं आते हैं क्योंकि दोस्तों टाटा ग्रुप की जितनी कंपनीज़ हैं उन सभी कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा स्टेक होता है टाटा सन्स का और टाटा सन्स जो कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेक है टाटा ट्रस्ट का और इस वजह से टाटा ग्रुप की जितनी रेवेन्यू है उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू शेयर होता है टाटा ट्रस्ट को, यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास नहीं जाता है, ये पूरा पैसा एक ट्रस्ट के पास जाता है और वहाँ से तकरीबन 60% रेवेन्यू चैरिटी में जाता है, यानी कि दान होता है। और दोस्तों इसी वजह से रतन टाटा जी कभी भी रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में नहीं आते हैं। और दोस्तों एक और हैरत की बात यह है कि रतन टाटा जी ने कभी ड्रिंक नहीं की, कभी स्मोकिंग नहीं की। जी हाँ, वो कभी शराब भी नहीं पीते थे और कभी स्मोकिंग भी नहीं करते थे। रतन टाटा जी की सिर्फ एक ही फेवरेट ड्रिंक थी, वो थी चाय। तो चाय लवर्स को हमारे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। और 28 दिसंबर 2012 में रतन टाटा जी टाटा ग्रुप को एक नए मुकाम, एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाकर टाटा ग्रुप के चेयरमैन की पोस्ट से रिटायर हो गए थे। लेकिन टाटा ट्रस्ट जो टाटा सन्स से भी ऊपर है उसको रतन टाटा जी ही संभाला करते थे। और 9 अक्टूबर 2024 में जब भारत के इस रतन ने अपनी आखिरी सांस ली तब तक टाटा ट्रस्ट के मालिक यही थे और यही टाटा ट्रस्ट को संभाल रहे थे। लेकिन अब टाटा फैमिली जो है इनकी, उसी का कोई मेंबर टाटा ट्रस्ट को संभालेगा। रतन टाटा जी अपने आप में ही काफ़ी महान इंसान थे और इनके किस्से कहानियाँ अगर मैं आपको सही तरीके से सुनाऊं तो शायद पूरा दिन ही निकल जाए, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो हमारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी बोरिंग सी हो जाती है। इस वजह से इस वीडियो को करते हैं यहीं फिनिश। और रतन टाटा जी से अगर आप सही में प्यार करते हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।